जीवर्ड एग्जाम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम सर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बात करेंगे सीटेट मैथमेटिक्स में एक न्यू टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री और आपका फ्रैक्शन। लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगा और आपका क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा। दो टॉपिक आपका है, ठीक है बच्चे। तो सभी लोग ध्यान से देखना, आज हम लोग दो टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज टॉपिक दो हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी 1 घंटे के ऊपर आपकी क्लास होगी जिसमें हम दो टॉपिक को कंप्लीट आपका रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं भाई सभी को गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग, सभी साथी को गुड मॉर्निंग। चलिएगा, आपको बता दें प्यारे बच्चों, जिनके पास गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप इंस्टॉल आपने नहीं किया है वो जरूर कर लें। प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें आपको ये वाला चित्र मिलेगा गुरुजी वर्ड का। इस चित्र को जैसे ही देखना आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको सीटेट एग्जाम के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, ठीक है ना। इसमें आपको सारी चीजें, मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा, सिलेबस है, फ्री पीडीएफ है, नोट्स मिलेगा, सारी चीजें, यूट्यूब क्लासेज और इसके बाद सारी चीजें का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं जो सीटेट एग्जाम 14 दिसंबर में शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना और आपको सारी टेस्ट सीरीज को आप लगा लेना। जब आप बच्चों सारी टेस्ट सीरीज को आप लगा लोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सवालों को कैसे करना है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है हमारे द्वारा यानी टीम के द्वारा, वो उस हिसाब से डिजाइन की गई है जैसा पेपर बनाया जाता है। सारे टीचर की निगरानी में उस टेस्ट सीरीज आपकी बनी है और एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज है भाई, ठीक है। उसको लगाने के बाद आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप धीरे धीरे चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। तो चलिएगा, आज पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिमेट्री। पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, इसका नाम है सिमेट्री यानी सिमेट्री लाइन, सममिति रेखा। यहां से आपके एग्जाम में बच्चों 1 से 2 सवाल पूछता है और फ्रैक्शन से भी 2 सवाल। मतलब आज हम 2 टॉपिक कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस आज कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सममिति रेखा क्या होती है, सिमेट्री लाइन क्या है। सिमेट्री लाइन क्या है बताइएगा। सममिति रेखा, सममिति रेखा का मतलब है सिमेट्री लाइन क्या होती है, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। बोला है किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं, वो सममिति रेखा कहलाती है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब यानी सममिति का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी आकृति है, उस आकृति को आप अगर 2 भाग में बांट दिए, अगर कोई भी आपके सामने आकृति है उस फिगर को आप 2 भाग में बांट दिए तो क्या कहलाएगा, वो सिमेट्री कहलाएगा ना, वो सममिति रेखा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्या है, दिल बना है और इस दिल को आप देखिएगा, इस दिल को अगर मैं 2 भाग में बांट दूं, इस दिल को अगर देखा जाए तो ऐसे 2 भाग में बांट दूं, मतलब ऐसे लाइन देखिएगा, इस लाइन को अगर देखा जाए तो ये लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, इस दिल को अगर मैं 2 भाग में बांट दिया तो जितना भाग इधर बटेगा उतना भाग इधर बटेगा। मतलब अगर कोई भी फिगर आपने ले लिया और उस फिगर को अगर आपने 2 बराबर भाग में बांट दिया तो वही सिमेट्री कहलाती है, वही सममिति रेखा कहलाती है। मेरी बात को समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं बताऊंगा, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं बताने वाला हूं, 1 मिनट का वेट करिएगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूं, जैसे सभी साथी ध्यान से देखना। आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे तो ज्यादा बढ़िया आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो आपकी चीजें हैं उसको प्रैक्टिकल समझो तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान से बच्चे सभी लोग देखना। आपके सामने एक पेपर आपको दिख रहा है, सादा पेपर आप देख पा रहे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताना। एक सादा पेपर आप देख पा रहे हैं, सादा पेपर। और इस सादा पेपर को अगर मैं इस 2 बराबर, देखिए एक सादा पेपर आपको दिख रहा है, इस सादा पेपर को अगर मैं 2 भाग में ऐसे मोड़ दूंगा, ध्यान से बच्चे देखना आप, ठीक है। इस पेपर को अगर मैं 2 बराबर भाग में ऐसे मोड़ रहा हूं, 2 बराबर भाग में मैं क्या करूंगा, मोड़ रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब आप सभी बच्चे बताएंगे, जैसे आपने पेपर देखा सादा, ये पेपर दिख रहा है भाई, ये पेपर सादा वाला। अब इस पेपर को अगर मैं ऐसे, पेपर है सीधा पेपर, इस पेपर को देखो आधे भाग में हमने ऐसे मोड़ दिया। अब याद रखना आप, जो पेपर आपका सीधा था उस पेपर को मैंने मोड़ दिया तो देखो ये इतने भाग में डिवाइड हो गया, मतलब हो गया ना। मतलब जितना भाग ये होगा, जितना भाग ये वाला हिस्सा है,
जितना भाग ये वाला हिस्सा होगा उतना भाग ये वाला हिस्सा, मतलब बराबर भाग में बट गया। मतलब यहां से देखो तो बराबर भाग में ऐसे बटा है कि जितना ये भाग है उतना भाई ये भाग है। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई भी कागज लें, कोई आकृति लें, कोई फिगर लें, अगर उसको हम बराबर भाग में बांट दिए, अगर बराबर भाग में हमने बांट दिया तो सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये तरीका रहा, आगे देखिएगा। अब चलिएगा एक एक करके सारी बातें हम आपको सिखाने वाले हैं और हर प्रकार के सवाल को हम करा देंगे। पेपर में अगर कोई भी सवाल सीटेट एग्जाम में आएगा तो आप हंसते खेलते बना लोगे, दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अगर इसकी बात करेंगे, बोला है वर्णमाला में सममितीय रेखाओं की संख्या। मतलब वर्णमाला आपने देखा होगा ABCDEFGH, जो आपने A से लेकर Z तक वर्णमाला आपने पढ़ा है, उसमें सिमेट्री लाइन पूछ लेता है। जैसे बोला है किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर एक आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं, मतलब बराबर भाग में दोनों क्या हो, समाती हो जाएं, मतलब बराबर भाग में बढ़ जाए, तो क्या कहलाता है, सममितीय रेखा कहलाता है। जैसे अब यहां मेरी बात को समझना आप, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में अगर A से लेकर Z तक में कुछ भी पूछ सकता है, अभी मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस पेपर जो सवाल है। जैसे ये देखिए H दिया है, H। अब अगर मैं H की बात करूंगा, ध्यान से बच्चे देखना, जितने भी साथी हैं ध्यान से देखेंगे। अगर मैं H की बात करूंगा तो देखो H को एक ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो भाग में बांट सकते हो आप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं पूछ लूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में H में कितनी लाइन होती है, सिमेट्री लाइन, तो आप बताइएगा एक लाइन ऐसे जाएगी। अगर एक लाइन ऐसे जाएगी, इसको इधर और इधर बराबर भाग में बांट देगी, एक ऊपर और नीचे को बराबर भाग में, तो ये कितने हो जाएंगे, H में दो। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर अंग्रेजी वर्णमाला में H में कितनी सिमेट्री रेखाएं होती हैं, कितनी सममित रेखा होती है, तो आप बता देना कि सर दो होती हैं। देखिए यहां कितनी हो रही, दो। अब देखिए I, आपने देखा I, ये क्या है, I है, I में सिमेट्री लाइन की बात करेंगे तो सिमेट्री लाइन देखिए I में कितनी हो जाएंगी, एक रेखा देखो यहां से ऐसे आ रही है, एक, दूसरी रेखा देखो ऐसे आ रही, तो यहां देखो कितनी हो गई हैं, दो। अगर आपसे I में पूछेगा कितनी होती है सिमेट्री, तो आप दो बताएंगे। I में कितनी, दो। ये सारी चीजें ध्यान रखना आप। अगर आपसे कोएगा A, कहते नहीं आप लोग, अरे जी सुनते हो, A सुन लो, A फॉर एप्पल, A फॉर एलिफेंट। A फॉर एलिफेंट होता है क्या, बताइए, A फॉर एलिफेंट कि E फॉर एलिफेंट, बताओ जल्दी जल्दी। अभी आधे बच्चे कहेंगे A फॉर एलिफेंट। A फॉर एलिफेंट नहीं होता भाई, होता है एलिफेंट। बताओ A फॉर होता है कि E फॉर होता है, अभी बताओ। जैसे A दिया है, A दिया है, अभी बताइए अगर ये A दिया है तो A में देखा जाए A फॉर एप्पल। अब एप्पल में देखा जाए कितनी सिमेट्री रेखा है, एक लाइन ऐसे आ रही है ऐसे। अब आप दिमाग मत लगाना गुरुजी ऐसे बांट दो, अगर ऐसे आप बांटोगे तो जितना भाग नीचे बटेगा ऊपर उतना भाग नहीं बटेगा, मतलब बराबर भाग में बंटना चाहिए। कितने, बराबर भाग में, मतलब इसको हटाएंगे हम। यानी ए में कितनी सिमेट्री रेखा होंगी, सिमेट्री, ए में सिमेट्री लाइन की बात करूंगा तो ए में सिमेट्री लाइन जो बनेगी वो एक, दो बनेगी, दो बनेगी कि एक बनेगी। अब देखो यहां दो बता रहे हैं भैया, एक बनेगी, वो गलत लिखा है। कितनी बनेगी, एक। हमें पता था तुम गलत करोगे इसलिए हमने यहां दो लिखा, हमें पता था आप लोग यहां दो बता दोगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी यहां दो बनेगा, अरे दो नहीं बनेगा, एक बनेगा। हम तो चाह रहे थे गलती करो, लेकिन बड़े चालाक निकले आप लोग यार, एक बनेगा यहां से। कितना बनेगा, एक। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हाँ एक बनेगा, एक, दो नहीं। देखो दो बच्चा बता रहा है, दो कहां से बनेगा भाई, इसमें दो नहीं बनेगा। याद रखना, यच में बोलेगा तो आई में, तो ए में एक। समझ गए ना, एक बार बताओ जल्दी जल्दी। अगर मैं पूछूंगा यच में कितना बनेगा तो आप बता देना सर दो बनेगा। अगर मैं पूछूंगा आई में कितना बनेगा, आप बता देना सर दो बनेगा। अगर मैं पूछूंगा ए में कितना बनेगा तो आप बता देना सर एक बनेगा। तीन चीज क्लियर हो गई, बताइएगा, तीनों चीज क्लियर है ना। अगर कभी पूछेगा यच में दो, आई में दो, ए में, ठीक है, सब क्लियर हुआ। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिएगा एक एक करके सारी बातों को हम बताने वाले हैं, एक एक करके सारी बातों को हम बताते चलेंगे, एक एक करके लिखते चलना। आप देखिएगा, किसी बहुभुज में सममितीय रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। अगर मान लीजिए हमें किसी बहुभुज में हमें सिमेट्री लाइन निकालना है, किसी बहुभुज में हमें सममितीय रेखा निकालना है, तो कैसे करेंगे। नोट नंबर देखिएगा, किसी समबहुभुज में उतनी ही सममितीय रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या। याद रखना,
जितनी भुजा होंगी उतनी सिमेट्री लाइन बनेगी। इस बात को नोट कर लेना, अगर कोई भी बहुभुज है उसमें जितनी भुजा उतनी सिमेट्री लाइन। अभी देखिए एक एक करके बता रहे हैं। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की मैं बात करूंगा। समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। समबाहु त्रिभुज में आप देखिएगा तो समबाहु त्रिभुज में देखिएगा एक लाइन इधर से आएगी, देखो ये आ रही है ऐसे, एक आ रही, दूसरी लाइन देखो ऐसे आ रही, 2, तीसरी देखो ऐसे आ रही, 3। तो समबाहु त्रिभुज में अगर कोई पूछेगा कितनी सिमेट्री रेखा, तो आप क्या बताओगे? 3 बता दोगे। समबाहु त्रिभुज में 3। समबाहु त्रिभुज में कितनी होती हैं? 3 सिमेट्री होती हैं, ठीक है ना? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। आगे, स्क्वायर का मतलब जानते हो? वर्ग है, वर्ग। अब वर्ग में बताइए कितनी सिमेट्री होगी वर्ग में? वर्ग में अगर आप ध्यान से देखना तो वर्ग में कितनी होंगी? एक रेखा यहां देखो, यहां से यहां तक आ रही 1, दूसरी रेखा देखो यहां से लेकर यहां तक आ रही 2, तीसरी रेखा यहां से लेकर यहां तक आ रही 3, और चौथी रेखा यहां से लेकर यहां तक आ रही 4। तो वर्ग में कितनी सिमेट्री रेखा होगी? 4। वर्ग में कितनी होगी? 4। समबाहु त्रिभुज में 3 होती हैं, वर्ग में 4, वर्ग में 4। समबाहु त्रिभुज में 3, वर्ग में 4, वर्ग में 4। ये सारी बात समझ गए? बताइए, आ रहा है सबको? अगर कभी कहता है कि सर मुझे ये बताइएगा वर्ग में कितनी सिमेट्री रेखा, तो वर्ग में कितनी होती है बच्चा? 4, वर्ग में 4। अगर कभी समबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो 3, कितनी होगा? 3। समझ गए? बढ़िया। आगे अगला देखिएगा। अब यहां देखिएगा, एक एक करके सारी बातें सिखा रहा हूं ना। किसी भी प्रकार का पेपर में अगर सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, बस इस बात को याद रखना आप, ठीक है? चलिए, बोला है 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन हो। पंचभुज की मैं बात कर रहा हूं। पंचभुज में कितनी सिमेट्री रेखा होंगी? पंचभुज में, पंचभुज में देखना आप ध्यान से, पंचभुज में कितनी सिमेट्री बनेगी? ध्यान से देखिएगा। पंचभुज में, पंचभुज में बताइए कितनी बनेगी? एक रेखा देखो यहां से लेकर यहां तक आ रही है, ऐसे देख रहे हो ऐसे, 1, दूसरी रेखा देखो यहां से लेकर यहां तक जा रही, 2, तीसरी रेखा देखो यहां से लेकर यहां तक जा रही, 3, चौथी रेखा यहां से लेकर यहां तक आ रही, 4, पांचवी रेखा यहां से लेकर यहां तक आ रही, 5। तो पंचभुज में कितनी रेखा होती है सिमेट्री? 5 होती है। पंचभुज में 5। अगर कहेगा पंचभुज में कितनी सिमेट्री, तो पंचभुज बराबर 5, पंचभुज में 5 बनेगी। पंचभुज में कितनी बोला? नहीं, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर पेंटागन, पंचभुज की बात कर रहा है जिसकी 5 भुजाएं हैं, जिसकी 5 भुजाएं हैं। अब देखिएगा, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर हेक्सागन, खटभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसको खटभुज बोलते हैं। इसके कितने भुजा बच्चा? 6 भुजा। देखिए कैसे, अगर देखा जाए ध्यान से तो एक भुजा ये वाली आ रही, एक वाली यहां तक, 1, दूसरी भुजा देखो यहां से यहां तक जाएगी, 2, तीसरी भुजा यहां से लेकर यहां तक जा रही, 3, चौथी भुजा देखो यहां से लेकर यहां तक आ रही, 4, पांचवी भुजा यहां से लेकर यहां तक आ रही, 5, छठवीं भुजा यहां से लेकर यहां तक आ रही, 6। तो बताओ इसमें कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए? तैयार होनी चाहिए, ठीक है? अब एक एक सवाल का जवाब दो, मैं पूछूंगा और आपका जवाब आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए लेटर में कितनी सिमेट्री रेखा होती हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ए लेटर में, ए लेटर में 1 होती हैं, यच में 2 होती हैं, आई में 2 होती हैं, वर्ग में 4 होती हैं, समबाहु त्रिभुज में 3 होती हैं, ठीक है? पंचभुज में 5 होती हैं, खटभुज में 6 भुजा होती हैं। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो भाई, सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट। बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। आगे अगला देखिएगा, अगला पॉइंट आप देखिएगा। यहां से मैं आपको कुछ चीजें याद करा दे रहा हूं, यहां से अपनी कॉपी में आप लिख लेना और उसको याद कर लेना, कहीं कॉपी में अपने लिख लेना इसको। यहां से डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आएगा और अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लेना जरूर, ठीक है? क्योंकि पेपर में एक एक नंबर का महत्व होता है। अगर इस वीडियो से आपको 2 नंबर का फायदा हो गया ना, तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पता है 1 नंबर से बच्चे का रिजल्ट रुक जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और एक एक वीडियो देखने से आपका नंबर सॉलिड होता है। अगर आप लगातार हमारे साथ 1 महीना जुड़े रहोगे तो आपको मैथ में 30 में आराम से 28, 29, 30 मार लोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए आइए, अब यहां देखिएगा आकृति और सिमेट्री रेखा की हम बात करेंगे।
जैसे अभी हमने आपको सिखाया है, एक एक पॉइंट को समझते चलना, एक एक पॉइंट को क्या करना है, समझते चलना है। चलिए इसको लाइन को ऐसे थोड़ा सा ऐसे मिला दे रहा हूं। अब ये क्या है बच्चों, वर्ग है। वर्ग में 1 2 3 4, वर्ग में कितनी सिमेट्री रेखा होती है बताइए फास्ट, वर्ग में कितनी होती है? अगर कहेगा वर्ग में कितनी सिमेट्री रेखा तो क्या बता दोगे, 4। वर्ग में कितनी सिमेट्री रेखा होती है, 4। हमारे साथ पढ़ते चलो भाई। अगर कहेगा वर्ग में कितनी सिमेट्री रेखा तो आप 4 बता देना। अगर आयत की बात करेगा तो क्या बताओगे, आयत की। अगर आयत बोलेगा तो आयत में कितनी सिमेट्री रेखा, 2 होती हैं, इस बात को याद कर लेना। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वर्ग में कितनी सिमेट्री तो 4, आयत में 2, वर्ग में 4, आयत में 2, आयत में कितनी होंगी, 2। जल्दी से कमेंट करो, वर्ग में कितनी बनेगी बताइए, वर्ग में 4, आयत में कितनी बनेगी, 2। ये समझ गए आप, कोई दिक्कत बताइए, फास्ट कर लोगे ना। आयत में कितनी होंगी, 2, याद कर लो जल्दी जल्दी। आयत में 2, वर्ग में 4, वर्ग में 4, पंचभुज में 5, खटभुज में 6, सारी याद कर डालो एक तरफ से। आगे अब आइए देखते हैं अगले, समचतुर्भुज। अगर कहेगा समचतुर्भुज में कितनी सिमेट्री रेखा, समचतुर्भुज में, तो समचतुर्भुज में कितनी होंगी, 2। समचतुर्भुज में कितनी होंगी, 2। जैसे एक रेखा देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसे आएगी एक रेखा, और दूसरी रेखा ऐसे ऐसे आएगी, तो समचतुर्भुज में कितनी बनेगी, समचतुर्भुज में 2। समांतर चतुर्भुज में कोई सिमेट्री नहीं बनती है, याद कर लेना भाई। अगर कोई कहेगा कि समांतर चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखा होती है, तो समांतर चतुर्भुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती, क्योंकि इनकी भुजा इक्विलेटरल नहीं होती, मतलब इनकी भुजा में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कितने सिमेट्री बनेगी, ठीक है ना। चलिए तो याद रखना, समचतुर्भुज में कितनी सिमेट्री होती है, 2। समांतर चतुर्भुज की जब कभी बात करेगा तो समांतर चतुर्भुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती, कोई नहीं समांतर में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखिएगा। अब देखिए पतंग की कभी कभी बात करता है, जो देखिएगा जो आप जो है पतंग उड़ाते हो ना आप लोग, पतंग, अब देखिए पतंग उड़ाने का समय आ रहा है, पतंग उड़ाने का समय आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, पतंग को देख लिए, पतंग, पतंग उठा लिए पतंग। अब पतंग में कितनी सिमेट्री रेखा होती है बताइए, सवाल कई बार सीटेट में आ चुका है कि पतंग में कितनी सिमेट्री रेखा, 1 होती। पतंग में कितनी होंगी, 1। पतंग में 1, कोई डाउट यहां तक है क्या, नहीं। काइट में कितनी होंगी, 1 हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे अब देखिएगा, यहां बच्चों मैंने नोट करके लिखवाया है, इसको आप ये देख लीजिएगा। आयत और समचतुर्भुज में 2 सिमेट्री रेखा होती है, बताइए। काफी चीजें क्लियर हो गई ना। इसी तरीके से लगातार अगर हमसे जुड़े रहोगे तो आपको पूरी मैथ का प्रैक्टिस करा देंगे। और यकीन मानना कि अगर आपको मैथ में डर लग रहा होगा तो जब आप पेपर देने जाओगे और जब पेपर में बैठे रहोगे तो इस वीडियो को जरूर याद करोगे, क्योंकि इस वीडियो से बाहर एक भी सवाल नहीं बनना है, बस इतना याद रखना। आप कुछ भी पूछ ले, अभी मैं आपको आगे सारी बातें बताने वाला हूं। वर्ग पूछेगा, समांतर चतुर्भुज पूछेगा, समचतुर्भुज पूछेगा, इंग्लिश अल्फाबेट पूछेगा, बहुभुज पूछेगा, क्या पूछेगा यार, जो पूछेगा वो सारा कुछ पढ़ा के भेजूंगा, क्या पूछ सकता है उससे ज्यादा, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके आगे की बात कर रहे हैं क्या। अब देखिए यहां तक मैं सारा रिवीजन आपको करा रहा हूं, एक बार हमारे साथ रिवीजन करो फास्ट करके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब देखिएगा एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, देखिएगा। अगर विषम बाहु त्रिभुज की बात करेगा जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई सममिति रेखा नहीं होती, याद कर लेना भाई। विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती, हमारे साथ पढ़ेंगे। अगर कहेगा विषम बाहु त्रिभुज में तो कोई सममिति रेखा नहीं होगी, विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होगी। अगर कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, और जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसमें एक सममिति रेखा होती है। ये बोला क्या इसने, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममिति रेखा होती है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करेगा, देखो मैंने लिखवा दिया है, जितना चीज अभी पढ़ाया उसको फास्ट करके हमारे साथ रिवीजन करो आप। अगर कहेगा समबाहु त्रिभुज में कितनी होती हैं, तो आप बता देना सर समबाहु त्रिभुज में ये देखो 3 होती हैं। कितनी होती है, 3। इधर कितनी होती है, 1। आगे आ जाओ। अगर कभी आपसे ये पूछता है, अगर कभी आपसे ये पूछता है कि आयत और समचतुर्भुज में बता दो, तो आयत और समचतुर्भुज में अगर कोई पूछेगा, आयत और समचतुर्भुज में अगर कोई पूछेगा, इसने कहा 2 सममिति रेखा, 2 सममिति रेखा। अगर कहेगा आयत और समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखा, तो 2 बताना। आयत और समचतुर्भुज में 2 बता दोगे। आगे
इसने कहा वर्ग में कितनी सममिति रेखा, वर्ग में देखो 4 होती है, वर्ग में 4। समांतर चतुर्भुज में देखो कोई सममिति रेखा नहीं होती, अनेक सममिति रेखा। बताइए वृत्त में क्या होता है, अनेक सममिति रेखा होती। अगर वृत्त की बात करेगा तो वृत्त में अनेक सममिति रेखा होती, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए एक बार सभी बच्चे हमारे कमेंट करके बताएंगे यहां तक सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं है। बताइए फास्ट कमेंट करके हमें, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं ना। सवाल को कराएं अब, इसके बाद हमारे सवाल लगे हैं, सारे पेपर के सवाल को लगाया हूं। बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम जितने आपके सीटेड प्रीवियस पेपर में सवाल आए हैं वो सारे सवाल हम आपको कराने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, इसके बाद मैं सारी चीजें कराऊं कि ना कराऊं। फास्ट कमेंट करो भाई। क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? बढ़िया, समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे सारी बातें समझ में आ गई है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को हमारे? आइए चलिए बहुत बढ़िया, आगे। अब देखिए ये सीटेड का सवाल पूछा गया है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसने कहा क्या है, निम्न अक्षर समूहों में किसमें केवल एक सममिति रेखा है। अब देखो 3 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन, और कहने वाला है कौन सा ऐसा अक्षर है जिसमें एक सममिति रेखा होगी, केवल एक। यहां बोला है केवल एक, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताओ। मैं साइड हट जाऊंगा, आप आंसर करोगे, मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर। इसमें केवल एक सममिति रेखा की बात कर रहा है, केवल एक पूछा है, केवल एक। कितने होंगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट फास्ट कमेंट करो। किसी का आया? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी दे रहे हैं, डी। पहली बात देखिएगा, अगर मैं बी की बात करूंगा, बी में 1 बनेगा, आई में कितना बनेगा, 2 बनेगा। यहां देखो आई में गलती मिल गई। पहली बात तो देखिएगा, अभी मैंने क्या बताया है, एच में तो 2 बनता है, एच में 2, और आई में भी 2 बनता है, एच में और आई में 2। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे हटा दो आप। हटाओगे? अब बताओ, कहोगे जी हाँ सर। अब बताओ जो बच्चे कह रहे हैं सर जी डी ऑप्शन वाले, भाई डी ऑप्शन कैसे बन जाएगा? यहां आपका 1 बनेगा, यहां आपका 1 बनेगा। देखिए यहां आपका 1 बनेगा, यहां आपका 1 बनेगा, लेकिन एन में कोई सिमेट्री रेखा नहीं बनेगी। अगर मैं एन की बात करूंगा, एन में कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये बराबर भाग में नहीं बटेगा, ये बराबर भाग में नहीं बटेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हटा दो आप। आपके पास डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, डी नहीं हो सकता आपका, ये हटा दिया मैंने। सी ऑप्शन, जी ऑप्शन, इसमें कोई सिमेट्री रेखा नहीं बनेगी, तो ये भी आप हटा दो। आपके पास बचा क्या, सी ऑप्शन। यहां केवल और केवल सी ऑप्शन होगा, डी नहीं हो सकता। डी में बताओ एन में कौन सा सिमेट्री बना दोगे आप? क्या इसको बराबर भाग में बांट पाओगे क्या? भाई इधर जितना बटेगा इधर बटेगा ही नहीं, ऐसा तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा, डी। क्या बनेगा इसका, डी बनेगा, डी। अब देखो डी को क्या करोगे, डी को आप चाहो तो ऐसे बराबर भाग में ऐसे बांट दो, ऐसे बराबर भाग में, डी बट गया। अगर बात करूंगा ई की, अगर मैं बात करूंगा ई की, तो ई को कैसे बांटोगे बताइए फास्ट कमेंट करके। अरे भाई इसको भी ऐसे बराबर भाग में ऐसे बांट दो, यहां से जितना भाग ऊपर उतना भाग नीचे। अगर कहेगा यम की बात करेगा, यम में कितनी सिमेट्री रेखा बनेगी, यम में, तो एम में भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, एम में एक सिमेट्री रेखा बनेगी, ऐसे 20 से चला आएगा, ऐसे 1 बनेगा, ठीक है। तो यहां भी कितना बनेगा, 1 बनेगा। डी में कितना बनेगा, 1 बनेगा। ई में कितना बनेगा, 1 बनेगा। और एम में कितना बनेगा, 1 बनेगा। एम में कितना बनेगा, 1 बनेगा। गलती नहीं करना, पहले सवाल में फंस गए आप, ठीक है, ऐसे ही सवाल गलत करोगे आप। हाँ इसलिए कह रहा हूं सारी बात को ध्यान से समझो आप। मैंने कहा है कोई भी लेटर आप उठाना जिसको अगर आप बराबर भाग में बांट दो तभी सिमेट्री बना पाओगे, नहीं बांट पाओगे, नहीं बना पाओगे। अगर मैं किसी बच्चे से कह दूं कि बेटा ये बताओ एन में सिमेट्री बना के दिखाओ, अब आपको लगता है, अगर मान लो जैसे आपने कहा सर इसको ऐसे बांट दो, अगर इसको ऐसे बांटूंगा तो जितना ऊपर बटेगा उतना नीचे बटेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो मैंने कहा इसको ऐसे बांट दो, जरूरी क्या है कि जितना इधर बटेगा उतना इधर, ये भी नहीं, इस वजह से हटा दो आप। तो यहां बनेगा क्या, सी विकल्प करेक्ट बनेगा। फाइनल है आंसर। अगला सवाल, दूसरा सवाल बताइएगा। अब यहां देखिएगा 2 तरीके से सवाल पूछा गया है, यहां पूछा है 2 तरीके से सवाल, ध्यान से देखना आप, जल्दबाजी में नहीं गलती करना। बोला है निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की रेखाएं हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रेखाएं होनी चाहिए। मतलब वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी रेखा हो, तो बताइए क्या होगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखा की बात कर रहा है, बताइए। मतलब जिसमें दो रेखाएं हो, कुल मिला के कहने का मतलब है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो रेखाएं हो, तो बताइएगा। सी में देखा जाए तो एक बनेगा, इसमें देखा जाए तो एच बनेगा, इसमें देखा जाए तो आपका टी बनेगा। देखिए यहां मामला गड़बड़ हो गया, देखो यहां दो बनेगा, लेकिन यहां और यहां इसमें दोनों में मामला गड़बड़, तो ये हटा दो आप। इसमें एक सिमेट्री बनेगा दोनों में, यक्स में दो बनेगा, इसमें देखा जाए यहां भी देखो एक, तो इसमें कई बनेगी, ये भी हटाओ आप। यक्स देखो, वाई देखो, जेड देखो, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट कमेंट करके। इसमें फास्ट कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी क्या बनेगा इसमें, फास्ट कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा। दो सिमेट्री होनी चाहिए, दो सिमेट्री। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, बी ऑप्शन को करो करेक्ट। यहां बी दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बी बी बी, बहुत बहुत सुंदर भाई। देखो सबका बी ऑप्शन आ रहा है, मजा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया आपने। अगर मैंने कहा यक्स की बात करेंगे, यक्स आपके सामने ऐसे यक्स। अब यक्स में ध्यान से देखना आप, अगर एक्स में देखा जाए तो आपका एक वर्टिकल ऐसे लाइन आ जाएगी ऐसे, इसको इधर बराबर भाग में बांटेगी, इसको इधर बराबर भाग में, एक लाइन ऐसे चली जाएगी ऐसे। इसमें कितनी बनेगी, एक्स में देखा जाए दो सिमेट्री बन जाएंगी, एक इधर भाग में बांटेगी, एक इधर भाग में, खत्म सवाल। अगर मैं एच की बात करूंगा, एच की, एच आपका देखिए, एच आपका है एच, एच में कितनी सिमेट्री बन रही बताइए। एच में एक भाग को तो ऐसे बांट दो ऐसे बराबर, इतना इधर उतना इधर, और एक भाग को ऐसे बांट दो जितना उधर उतना उधर, तो यहां कितने बनेगी, दो बन जाएंगी, खत्म। उसके बाद अगर मैं ओ की बात करूंगा, ओ में तो ढेर सारी सिमेट्री बनती है, लेकिन हम आपको दो सिमेट्री बता देंगे। देखो एक रेखा तो ऐसे जाएगी ऐसे, और एक रेखा ऐसे जा रही, तो यानी इसमें कितनी बनेगी, दो बनेगी, सिमेट्री दो बनेगी। तो फाइनल आंसर को क्या किया जाए, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। समझ गए भाई। ठीक है, मैं बता रहा हूं जितने सवाल आपको करा रहे हैं वो सारे प्रीवियस पेपर के सवाल हैं। आपका काम क्या है, अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो ये सारे सवाल आपने देखा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको बस हम ये दिखा रहे हैं कि आप देख लो कि कैसे सवाल पेपर में आपके पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। बोला है निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सिमेट्री रेखा होंगी। ऊर्ध्वाधर होना चाहिए और क्षैतिज, मतलब दो सिमेट्री पूछना चाह रहा है, दो सिमेट्री। तो मेरे भाई दो सिमेट्री का मतलब यहां तो एक बनेगा, यहां तो एक बनेगा ना, तो ये तो ऑलरेडी हटा दो। सी वाले में भी एक बनेगा, ये भी हटा दो आप। इसमें भी देखा जाए एक बनेगा, इसको हटा दो। एक्स में दो सिमेट्री बनेगा। अगर मैं एक्स की बात करूंगा, एक्स में तो इसमें एक सिमेट्री ऐसे आएगा, एक यहां ऐसे डिवाइड करेगा, एक यहां डिवाइड कर देगा, तो एक्स में कितनी सिमेट्री बनेगी, दो बन जाएंगी। एक्स में कितनी बन जाएगी, दो बन जाएंगी। समझ गए आप, ये चीजें बता रहा था। कोई दिक्कत यहां तक कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, देखिएगा इस ये जो लाइन आ रही है, ये वाली जो ऐसे सीधी लाइन आती है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। जिसका भी बच्चे नहीं जान पा रहे होंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेखा। अगर ऐसी कोई रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है क्या, क्षैतिज रेखा। इसका नाम क्या होता है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल रेखा, क्षैतिज रेखा। इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है बताइए, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वर्टिकल लाइन। क्या होता है प्यारे बच्चे, वर्टिकल लाइन। क्या होता है, वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात याद होना चाहिए, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों रेखा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या था कि हमें ऐसी रेखा बताना है जिसमें दो सिमेट्री बनेगी, तो हमारे एक्स में बनेगा। ठीक है ना, हाँ आगे आ जाओ। अब चलिएगा आगे देखिएगा। हाँ, बोला है निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों समिति रेखा है। देखिए ये भी सवाल आपके पेपर में आया। अब देखिए मैं बता रहा हूं ना कि पेपर में कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए, वो सारे बता रहे हैं। अब देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समिति रेखा। कुल मिला के कहना चाह रहा है हमें दो सिमेट्री बता दो, दो किसमें होंगी बताइएगा। अगर मैं ई की बात करूंगा तो यहां एक सिमेट्री बनेगा, एक बनेगा, तो इसको हटाओ आप। टी में एक बनेगा, हटाओ आप। एच में कितना बनेगा, दो बनेगा। वाई में एक बनेगा। याद रखना आप, मैं बता रहा हूं
इसमें एक सिमेट्री बनेगा, इसमें एक बनेगा, इसमें एक बनेगा, एच में दो बनेगा, एच में दो। अभी मैंने बताया, मैंने कहा अगर मैं एच की बात करूंगा, एच की बात, तो एच में आप ध्यान से देखना, एच में हमने कहा कि एक लाइन तो ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, तो एच में कितने बन जाएंगे? दो बनेंगे। यही तो बता रहा हूं भाई, इसने कहा है ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। बस इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लो, 2 बार अच्छे से देख लो, और फिर पेपर में आने वाला हर एक सवाल का जवाब आपके अपने मुट्ठी में हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा सवाल भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। तो सारी बातें हमने आपको क्लियर करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ सिमेट्री लाइन में आपको सारी डाउट क्लियर हो गया? अब सिमेट्री लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? एक बार कमेंट करो, बताओ। सममिति रेखा एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा इसको सारा क्लियर कर दूं। जितनी आकृतियां हैं सारी आकृतियों के बारे में बता दिया, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बता दिया, सारी चीजों के बारे में हमने बता दिया। आप मुझे बताओ, ये छोटा सा टॉपिक था आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए एक बार। कर लोगे ना आप? तो अगला टॉपिक पढ़ाएं, फिर अगला टॉपिक आपका स्टार्ट करूं? बताइए, कोई डाउट किसी बच्चे को तो नहीं है? एक बार बताइएगा। अगर किसी को डाउट हो तो हमसे तुरंत पूछिए किसी सवाल में। क्लियर है? बढ़िया। न्यू टॉपिक स्टार्ट करें फिर? सभी साथी बताएं। ठीक है, बढ़िया। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक का नाम है भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है ना? बढ़िया। वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, इस टॉपिक का नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। यहां से आपके पेपर में एक सवाल या 2 सवाल पूछा जाता है, कहेगा सबसे बड़ी भिन्न बता दो, सबसे छोटी भिन्न बता दो, तुल्य भिन्न बता दो ना। अब भिन्न में तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, भिन्न में कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनको आइए देखते हैं। ठीक है ना? बढ़िया। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा है, आप पेडागोजी पढ़ा दो, शिक्षण पढ़ा दो। मेरे भाई मैं ही शिक्षण पढ़ाऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? पहले कंटेंट पढ़ लो आप। ठीक है, कंटेंट का रिवीजन करा दूं सारे टॉपिक का, फिर मैं शिक्षण का भी रिवीजन करा दूंगा। काहे परेशान हो? मैं खड़ा हूं तो आपके लिए ही खड़ा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए ही कर रहा हूं। मैं आपके लिए क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बच्चों का मैथ में 30 में 30 नंबर आना चाहिए, और ऐसा हर साल होता है, इस बार भी होगा, लेकिन आप मेहनत करोगे हमारे साथ तो ठीक है ना? चलेगा, आगे देखिएगा। अब देखिए भिन्न में की बात करेंगे तो भिन्न में क्या है? भिन्न के प्रकार देखना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यानी भिन्न के प्रकार की हम बात करेंगे, भिन्न के प्रकार। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए पहला काम तो भिन्न के बारे में पढ़ लो कि कौन कौन से भिन्न हमारे होते हैं। जैसे दिया है साधारण भिन्न, यानी सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा जाए। सिंपल फ्रैक्शन होता क्या है? सिंपल फ्रैक्शन क्या है? बोला है जो भिन्न a बटे b के रूप में लिखा जा सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे कोई व्यक्ति सीधा साधा ऐसे चला जा रहा है, मुंह लटका है, अब कह दो गुरुजी ये तो साधारण भिन्न जैसा दिख रहा है, ऐसे मत बोला, नहीं लड़ाई हो जाएगी किसी से। पता लगा कोई सीधा ऐसे जा रहा है ऐसे, अब पता लगा कह दो कि ऐसा है तो सर ये सिंपल फ्रैक्शन दिख रहा है, साधारण भिन्न दिख रहा है, अब उससे लड़ाई कर लोगे, वो कहेगा मैं साधारण थोड़ी हूं, मैं तो सबसे बदमाश इंसान हूं ना। चलो आ जाओ। तो ये क्या है? ये सिंपल फ्रैक्शन, इसका नाम क्या है? सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। अब याद रखना, जैसे अगर मान लो साधारण भिन्न की बात करेंगे सिंपल फ्रैक्शन, अब जैसे 3/5 लिखा है, अब 3/5 अगर कहीं दिख गया 3/5 तो ये साधारण भिन्न में आएगा। ये किस में आएगा? साधारण भिन्न में। इससे नाम से परिचित है, क्या है? साधारण भिन्न। क्या है? अगर 3/5 अगर कहीं दिख गया तो 3/5 क्या होगा? साधारण भिन्न होगा। अगर कोई बच्चा आपके सामने एक सवाल दे दिया जाए, जैसे कह दिए 2/5 क्या है? 2/5 बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अगर कह दिया जाए 2/5 क्या है? साधारण भिन्न है, बताइए क्या है? तो 2/5 भी क्या होगा बच्चे? ये साधारण भिन्न होगा। अगर कह देगा 2/5 क्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? साधारण भिन्न के अंतर्गत आएगा। यानी अगर आपसे कोई कहेगा कि साधारण भिन्न पहचान लो, तो आप पहचान लोगे। जैसे 1/2 साधारण भिन्न, 2/5 साधारण भिन्न, ये साधारण भिन्न के कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई डाउट यहां तक नहीं? अगला कैटेगरी अगर मैं आगे बात करूंगा, इसका नाम है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा डेसिमल फ्रैक्शन में अगर ध्यान से देखना जाए तो बोला क्या है? जिस भिन्न का हर 10 या 10 के घात के रूप में हो या अंश में हर से भाग देने पर प्राप्त राशि दशमलव में हो जाए, ठीक है ना, वो क्या होगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। याद रखना, अगर हम दशमलव भिन्न की बात कर रहे हैं, जैसे आप ध्यान से देखना बच्चे,
अगर यहां लिखा क्या है, यहां लिखा है 4/5। अब 4/5 का मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि हम अगर 5 को 4 से भाग दिए, सभी साथी ध्यान से देखना, अगर हमने 5 को किससे भाग दे दिया, 4 से। अब जानते हो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो यहां दशमलव लगा के 0 उतार लोगे कि नहीं उतारोगे? कहोगे सर 5 अठे 40, 5 अठे 40। अब देखो ये काटा पीटी कर दो, ये काटा काटा हो गया, दोनों कट गया। इसका मतलब हमने क्या बताया कि बच्चे अगर 4/5 लिखा है, इसका मतलब है 0.8। ये देखो लिखा नहीं मैंने, यानी ये क्रिया दशमलव तक, अगर जिसमें दशमलव आ जाए, जिसमें अगर दशमलव दिख जाए, उसका मतलब क्या होगा, वो दशमलव भिन्न होगा। कि अगर मैं 4/5 को भाग दूंगा तो ये 0.8 आएगा। वो कैसे आ रहा है यहां मैंने बताया, ऐसे आ रहा है। भाग देना तो आता है आपको। आगे जैसे 3/100 है, इसको भाग दोगे 0.03 आ जाएगा। मतलब अगर किसी भी भिन्न को भाग देने पर अगर वैल्यू दशमलव में आ जाए तो दशमलव भिन्न कहलाएगा। कोई डाउट यहां बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4/5 को भाग दिया, 0.8 आ गया। इसको भाग दूंगा 0.03 आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ अगला। अब यहां क्या बोला है, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न का मतलब इसने क्या बोला है, संयुक्त भिन्न का मतलब है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब देखिएगा, सारे भिन्न के बारे में पढ़ लो, क्योंकि भिन्न से सवाल आता है। अब जब पता लगा 4 भिन्न दे दिया, पूछ लिया ये कौन सा भिन्न है, अब आपको पता ही नहीं साधारण भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न क्या होता है, कई प्रकार है, उसको जानना जरूरी है सवाल। आइए अब संयुक्त भिन्न की बात करेंगे। कंपाउंड फ्रैक्शन बोला है जिस भिन्न में धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक और भिन्न जुड़े होते हैं उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे अगर आपके सामने दिया है 4 सही 3/5, 2 सही 1/7, ये क्या है, संयुक्त भिन्न है, कंपाउंड फ्रैक्शन है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, मैंने कहा 4 सही 3/5 और मैंने आपसे कहा 4 + 3/5, इन दोनों में क्या कोई अंतर है क्या? एक बार सभी साथी हमारे बताएंगे, जितने भी हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं वो एक बार जरूर बताएंगे कि मैंने आपसे कहा कि 4 सही 3/5, 4 सही 3/5 और 4 + 3/5, इन दोनों में क्या कोई अंतर है क्या? इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम 4 सही 3/5 को 4 + 3/5 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 5 चौक 20 और 3 23/5 आएगा, और इधर अगर ध्यान से देखोगे तो 5 चौक 20 और 23/5 आएगा। मतलब यानी ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी, ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया कंपाउंड फ्रैक्शन। बहुत ज्यादा चालाक है। ऐसा चालाक क्यों है? अब देखो यहां तो प्लस बता दिया, लेकिन यहां प्लस नहीं बताया। इतना ज्यादा चालू है ये, बताया नहीं। अब देखो क्या बताया नहीं, लेकिन उसका आंसर तो सेम आया। इसका मतलब क्या है, यहां इसने बताया नहीं और यहां इसने बता दिया। अरे बता दिया तो कंपाउंड कहलाया कि नहीं कहलाया? भाई कोई कहे बताए या ना बताए, कोई बताए या ना बताए, हाँ कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई अगर 4 सही 3/5 है तो 4 + 3/5 लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां प्लस लगाओगे, भाई यहां जो वैल्यू मिलेगी अगर यहां प्लस लगाएंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी। इसका नाम पड़ गया कंपाउंड, एक दूसरे से जुड़े हुए। समझ रहे मेरी बात को नहीं, हाँ या ना? अगला सवाल, अगले बात पूछ करेंगे। चलिए, सतत या वितत भिन्न। अब देखिए इसका नाम क्या है, सतत या वितत भिन्न। ये सारे भिन्न के प्रकार हैं। कहां कहां से सवाल बना सकता है? बोला है भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी का नाम राहुल है तो गांव वाले उसका नाम अजीब तरह से रख देते हैं। गांव पता लगा किसी का घर में नाम राहुल है और गांव वाले उसको टिंकू, पिंकू, रिंकू, तरह तरह का नाम बुलाते हैं। समझ रहे हो ना? अब देखो इसका नाम कितना अच्छा था, सतत या वितत भिन्न। अब गांव वालों ने क्या कर दिया, गांव वाले ने नाम कर दिया कि भाई साहब तुम्हारा नाम लंगड़ी भिन्न है। बताओ, अब ये नाराज नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा। कह रहा बताओ इतना सुंदर सा नाम था और गांव वालों ने नाम मेरा बिगाड़ दिया। तो देखिएगा जब कभी भी सतत या वितत भिन्न की बात करेगा उसका नाम लंगड़ी भिन्न भी होता है। अब ऐसा मत कहना गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा है भाई। आप कहोगे सर लंगड़ी भिन्न क्यों है? क्योंकि देखो ये ऐसे लिखा रहता है इसलिए इसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं। आइए सतत वितत भिन्न की परिभाषा पढ़िएगा। भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। इस भिन्न को क्या कहा जाता है? लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? जैसे दिया है 1/2 + 3/2/5। जैसे अभी मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे इसके एग्जाम्पल एक तरह से और देख लो। जैसे लिखा रहेगा 1 + 2/1 +
5/3 ऐसे। अब देखो ये लंगड़ी भिन्न के प्रकार है, इसका नाम क्या होगा, इसी का नाम है सतत या वितत भिन्न। इसी का नाम क्या बच्चे पड़ेगा, सतत या वितत भिन्न, सतत या वितत भिन्न। और इसका दूसरा नाम भी क्या पड़ेगा, इसका दूसरा नाम भी पड़ जाएगा लंगड़ी भिन्न, या आपको लंगड़ी भिन्न भी बोल सकता है, या लंगड़ी भिन्न भी बोल सकता है। ठीक है, यही है बच्चे प्रकार, या इसके लंगड़ी भिन्न भी बोल सकता है। तो यही इसके क्या है बच्चे प्रकार है, ये इसके क्या है प्रकार है, आप देख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, तो डाउट क्लियर हो गया, ये सारे भिन्न के टाइप बता दिया हमने। आगे देखिएगा, अब आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, यहां से भी सवाल कई बार आए हैं, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, हर जगह पूछे जाते हैं। अगर बोलेगा आवर्त दशमलव भिन्न में, तो यह कितने प्रकार का होता है बच्चे, या 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है, जिसका नाम है क्या, प्योर पेरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, जिसका नाम है मिक्स पेरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। दोनों चीज समझ गए आप। अगर कहेगा कि आवर्त दशमलव कितने प्रकार का, तो आवर्त दशमलव जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध आवर्त, दूसरा होता है मिश्रित आवर्त। शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते चलो। 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी और उसमें हम लोग 2 टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका सीटेट में 2-3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। हर वीडियो से 2-3 नंबर मिलता रहेगा, और लगातार 1 महीना जुड़े रहोगे तो आपको सारे नंबर आराम से वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आइए, इसने कहा शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, क्या कहना चाह रहा है, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाता है। याद रखना बच्चे, अगर दशमलव के बाद कोई एक नंबर लगातार रिपीट हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे लिखा रहेगा 2.44444444 दशमलव भिन्न है, समझ रहे हो मेरी बात, आवर्त दशमलव भिन्न है, शुद्ध आवर्त है। जैसे अगर मैंने कह दिया 0.444444, अब 4 कितनी बार आएगा, क्या कोई बता पाएगा। मैंने अगर आपसे कह दिया कि 0.4, अब उस 4 को मैं डॉट डॉट बोल रहा हूं, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो क्या 4 का कोई लिमिट है क्या, नहीं। और लिमिट नहीं है तो शुद्ध आवर्त कहलाएगा। मतलब यही मेरा कहने का मतलब है। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है, अब आप ये बताओ, जैसे यहां ध्यान से देखना, 0 पॉइंट के बाद 4 बार बार दिया है, यानी हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब जानते हो क्या होता है, बार का मतलब यह होता है कि अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट करता है ना, अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट करता है, शुभम सर का कोई नंबर दोगे ग्रुप में, अरे भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो। आगे आ जाओ। तो यहां दिया है 0.444, अब इसको क्या कह सकते हैं, 0.4 के ऊपर बार। इसको देखिए 0.12 दिया है, अब देखो यहां 12 रिपीट कर रहा है, तो यहां लिख सकते हो 0.12 के ऊपर बार। मतलब इसका क्या है, अगर किसी भी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कोई संख्या बार बार आ रही है, इसका मतलब है जैसे 0.4 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 4/9, 4/9। अगर यहां लिखा है 12, तो 12/99 लिख सकते हैं, 12/99, और इसको काट दिया जाएगा तो 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 4/33 हो जाएगा। समझ गए। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा है, तो बार को हटाने के लिए 9 से भाग दे देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना, बार को हटाओगे किससे भाग दे दोगे, 9 से भाग दे दोगे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत। अब यहां दिया शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे दिया है 0.444, इसका मतलब है 0.4 के ऊपर क्या होगा, बार हो जाएगा, तो यहां 4/9 लिख देंगे। 0.12, अब दशमलव के बाद एक नंबर बार बार आ रहा है, मतलब अगर दशमलव के बाद एक नंबर प्यारे बच्चों बार बार आएगा, तो इसका मतलब है उस नंबर के ऊपर बार लगा देंगे। बार का नियम कहता है कि जितने संख्या के ऊपर बार होगा, उसको हटाने के लिए 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके बारे में आगे पढ़िएगा। अब ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, नाम से ही पता चल गया मिश्रित है, इसमें 2 लोगों का मिलन है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कह दे मैं एक शुद्ध हूं, जैसे कोई इंसान कह दे मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, कोई कह दे मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी हूं,
और अभी कोई इंसान आ जाए कह दे मैं शुद्ध सर्वाहारी हूं। अब ये बताओ, जब सर्वाहारी ये रहे तो आप शुद्ध कैसे रह गए? सर्वाहारी जब आपने शब्द लगा दिया सेंटेंस में तो आप शुद्ध कैसे रह गए? सर्वाहारी का मतलब होता है वह व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी भी खाएगा, मांस मछली भी खाएगा और तरह तरह की अनेक प्रकार की चीजें खाएगा, तो सर्वाहारी हो गया, वो कुछ मिल जाए सब खा लेगा। लेकिन जो शाकाहारी व्यक्ति होगा वो ऐसी चीजों से दूर बचेगा, वो केवल दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही खाएगा वो, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है वो ना। तो मैंने आपसे कहा कि जब शुद्ध की बात करेंगे तो वहां दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट करेगा, लेकिन जब हमने मिश्रित लगा दिया तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट करेंगे, जैसे अभी बता रहे हैं। अगर कह देगा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, अब पढ़िए इसको क्या कहना चाह रहा है, जिसमें दशमलव के 1 या 2 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे अब यहां देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, अगर दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे तो बताइएगा क्या करेंगे, इसको रखेंगे मिश्रित में। जैसे हमने आपके सामने कहा 0.53333 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ दशमलव के बाद देखो यहां एक नंबर 5 है, दूसरा 3 है, तो यहां दशमलव के बाद 2 नंबर आए ना, 2 नंबर, ये देखो 2 ही नंबर तो आ गए अलग अलग, तो ये होगा मिश्रित दशमलव भिन्न। जैसे अगर कह दिया 0.2555, अब बताओ दशमलव के बाद यहां देखो 2 नंबर आए ना, 2 नंबर, एक 2 वाला एक ये, तो यहां भी देखो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न। इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है मिश्रित भिन्न। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम भी मिश्रित पड़ेगा, इसका नाम भी क्या पड़ेगा, मिश्रित पड़ेगा। इसका नाम भी बच्चे क्या पड़ेगा, मिश्रित पड़ेगा। इसका नाम भी क्या पड़ेगा, मिश्रित पड़ेगा। और इसका नाम भी क्या पड़ेगा, मिश्रित पड़ेगा। इसका तीनों का नाम क्या पड़ेगा, मिश्रित भिन्न पड़ेगा। तो समझ गए, यानी दशमलव के बाद अगर 2 अंक रिपीट कर जाएं, दशमलव के बाद अगर 2 अंक आ जाएं तो वो होगा मिश्रित भिन्न, और दशमलव के बाद अगर 1 अंक रिपीट कर जाए तो क्या होगा, वो बोलो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट यहां तक? आगे चले, आगे चले भाई, चलिए। इसका शांत दशमलव नाम है, नाम से परिचित पता चल गया होगा, बिल्कुल शांत है, न्यूट्रल है। जैसे अगर आप किसी से लड़ाई कर लो तो 2 तरह के लोग रहते हैं, सर 7 जुलाई का पेपर आया था उसे सॉल्व करा दो, बता देंगे भैया उसको करा देंगे, काहे परेशान हो, पहले आप इसको टॉपिक पढ़ लो, उसको सारे सॉल्व करा देंगे, निश्चिंत रहना। आप जब मॉडल पेपर कराएंगे उसमें आपको सॉल्व करा देंगे। शांत दशमलव भिन्न, आइए देखते हैं शांत दशमलव भिन्न के बारे में। जैसे अगर अभी 2 लोगों से लड़ाई हो जाए तो एक व्यक्ति बहुत तेज लड़ाई करेगा, एक व्यक्ति शांत रहेगा, ऐसा होता। जैसे मान लो न्यूट्रल है, वो कहेगा अरे भाई तुम ही बड़े मैं छोटा, खत्म। तो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या है, बोला है वह दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, शांत कहलाता है। मतलब अगर हमने 2 नंबर उठाया, हमने 2 नंबर उठाया और उसको भाग दिया, अगर समाप्त हो गया तो दशमलव। जैसे यहां लिखा है 3/5, अगर मैं इस 5 को 3 से भाग दे दूं, 3 से, और यहां मैं दशमलव लगाऊं, 0 उतार लूं, तो 5 अंक कितना हो जाएगा, 30। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरी तरीके से कट गया तो यानी हम कह सकते हैं कि 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6, 0.6, यानी ये शांत है। शांत का मतलब अगर मैं भाग दे दूं और पूरी तरीके से कट जाए तो यह कहलाएगा शांत दशमलव भिन्न। जैसे 3/5 को हमने भाग दिया तो ये देखो 0.6 आया, इसको लिख सकते हैं 0.6। कोई डाउट? आगे आ जाओ। अब आइए देखते हैं इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम यानी होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आइए देखते हैं, इसने कहा जब 2 या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में, जब 2 या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में आता है। आरोही क्रम का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। क्या होता है बढ़ता क्रम?
आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम। जैसे जैसे आपने मोबाइल नेटवर्क देखा होगा, पहले मोबाइल का नेटवर्क ऐसे रहता था, याद है बच्चों वो समय? ऐसे याद करो, कितने बच्चे ऐसे जानते हैं? ऐसे कितने बच्चे जानते हैं? नोकिया 1600 का फोन कितने लोगों ने चलाया है? नोकिया 1600 का फोन कितने बच्चों ने चलाया? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप। चलिए, ऐसे याद है? अगर जिसने नोकिया 1600 का फोन चलाया होगा, नोकिया 1600 का, मैंने तो चलाया इसलिए बता रहा हूं, नोकिया 1600 का जिसने फोन चलाया होगा उसको यह पता होगा कि उसमें मोबाइल के नेटवर्क ऐसे रहते थे। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है आरोही क्रम। ये देखो बढ़ता क्रम है, इसी का नाम क्या? इसी का नाम है बढ़ता क्रम। ये देखिए इसी का नाम क्या है? यही है बढ़ता। यही देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है ना? चलाए और नोकिया 1600 देखो बच्चे आ गए या चलाए हैं? बिल्कुल बढ़िया। ऐसे ऐसे रहते थे नेटवर्क मोबाइल फोन के पहले वाले, जो सिंपल फोन आते थे ना, याद होगा बच्चे। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको देखिए। इन्होंने कहा जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले और सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में आता है, जैसे आपको बता रहा है। अब देखिए कैसे, जैसे यहां ध्यान से देखना, 3/5 है, 7/9 है, 5/7 है। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे यहां लिखा है 3/5 और यहां लिखा है 7/9 और यहां लिखा है 5/7, 5/7। अब आप ये देखिएगा, अगर यहां 3 से 5 हुआ है तो 3 से 5 में देखा जाए तो यहां अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यहां अंतर 2 का आ रहा है, यहां अंतर 2 का आ रहा है। अगर अंश और हर में अंतर बराबर आ जाए, मतलब अगर अंश और हर में अंतर बराबर आ जाए, तो अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर अंश और हर में अंतर बराबर हो जाए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी। अब याद रखना, अगर इनमें सब में अंतर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। हम कह सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है कि सबसे छोटी भिन्न पहले आएगी 3/5, इसके बाद आएगा आपका 5/7 और इसके बाद आपका आएगा 7/9। याद रखना, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आखिरी में आएगा, उसी की तरफ मुंह खुला रहेगा ऐसे। ये आपका तरीका है लिखने का। 3/5, 5/7, 7/9। मतलब अगर अंतर बराबर रहेगा, अगर अंतर बराबर रहेगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। इस क्रम में सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न। मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये क्या है? आरोही क्रम का तरीका। कर लोगे? आइए अगला। अब बात करेंगे अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है। इसने कहा जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तब भिन्नों के इस क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब जानते हैं क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है बच्चे? घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चे? घटता क्रम। घटता क्रम होता। जैसे मोबाइल फोन में आपने देखा होगा, सबसे बड़ा नेटवर्क ऐसे रहता है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है, 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 फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है। यह है घटता क्रम। इसका नाम क्या है? घटता क्रम। इसी को कहते हैं घटता क्रम। देखो यहां से घट रहा है ना, ये इसको देखोगे ये घट रहा है। क्या आ रहा है? घट रहा है। तो ये है आपका तरीका। सबसे बड़ा, फिर उधर से देखो छोटा घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, सबसे ज्यादा घट गया। ठीक है ना? ये तरीका आपका। सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है। जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न क्या होता है? इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा भिन्न जो है सबसे अंत में आएगा। तो यहां क्या करेंगे? सबसे बड़ा भिन्न पहले रहेगा और उसके बाद छोटे भिन्न लगेंगे। देखिए कैसे, जैसे इधर आप ध्यान से देखना है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। जैसे अगर यहां आपके सामने लिखा गया है 29/31, यहां लिखा गया है 29/31, यहां देखिएगा यहां लिखा है 13/15, यहां लिखा है 13/15 और यहां लिखा है 17/19, यहां लिखा है 17/19। तो ध्यान से देखना आप, जैसे लिखा क्या है इसने
29/31 लिखा गया है, 13/15 लिखा गया है, 17/19 लिखा गया है। अब यहां देखो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहां अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। और यहां अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। यानी यहां भी अंतर क्या है, बराबर है। जब अंतर बराबर है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे बाद में। अब यहां देखो, जब अंतर बराबर होगा तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, मतलब जिसका अंश बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं सबसे बड़ा क्या आएगा, यहां 29/31 आ जाएगा। 29/31, 29/31, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा बता दो कौन होगा, इससे छोटा जो होगा वो 17/19 हो जाएगा। और इससे छोटा जो होगा वो 13/15 हो जाएगा, 13/15। ये तरीका है सवाल को करने का। ये बेसिक फंडामेंटल क्लास है, यानी हम सारी बातों को आप बता रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं वही सवाल कराने वाला हूं जो सीटेड एग्जाम पूछता है, जो पूछना चाहता है, ठीक है ना, समझ गए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहां तक। तो सब लोग बताइए, तैयार हैं आप लोग, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। देखिए आपके सीटेड एग्जाम में जो भिन्न के सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल को हम सोच रहे हैं करा दें। तो तैयार हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों को आंसर आ रहा है। तो जितने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सवाल कराया जाए, चलिए सवाल लगा रहे हैं। पहला, ये सीटेड पेपर में आ चुका है, इसका ध्यान से सवाल बताइएगा, क्या होगा इसका जवाब। सीटेड पेपर के जितने सवाल अब कराने वाले हैं वो सीटेड एग्जाम में पूछे गए सवाल कराएंगे। दिया है 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से करना भाई। मैंने अभी बताया था ये कौन सा भिन्न है, ये बताओ। इस भिन्न की परिभाषा बताओ, कौन सा भिन्न है ये, सतत या वितत भिन्न है, क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको सतत भिन्न बोलेंगे, संयुक्त भिन्न बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन है ना ये, बढ़िया। अब आइए देखते हैं, जैसे यहां लिखा 1 से 1/2, तो इसको लिख सकते हो 1 + 1/2, इसको लिखोगे 1 + 1/2, ऐसे देखते चलना आप। यहां दिया है 11, 11 से 1/2, इसको लिख सकते हो आप 11 + 1/2, इसको लिखोगे आप 11 + 1/2 लिखोगे। आगे देखिएगा, यहां दिया है 111 + 1/2, इसको लिख सकते हो आप 111 + 1/2। आगे देखिएगा, यहां दिया है 1111, यहां दिया है क्या 1111, 1111 + 1/2। अब देखिएगा लिखने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहला काम एग्जैक्ट डेटा जोड़ना है। आपको ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को जोड़ लेना है। मतलब पहले हम क्या जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ेंगे 1 + 11 + 111, 111 + 1111 प्लस, अब देखिएगा यहां ध्यान से देखना आप, 1/2 एक बार है, 1/2 2 बार है, 1/2 3 बार है, 1/2 4 बार है। मतलब अगर 1/2 1/2 1/2 अगर 4 बार आया है तो इसका मतलब हम क्या सकते हैं, इसको 1/2 × 4 भी तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1/2 4 बार आया है तो हम यहां 4 से गुणा कर दें, कोई समस्या नहीं। अब यहां इनको जब सबको जोड़ लोगे तो आपको आ जाएगा 1234। क्या मिलेगा, 1234 प्लस इसको काटोगे 2 से 2 दूनी 4, यहां मिल जाएगा 2, तो 1236 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। 1236 करेक्ट जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। समझ गए भाई। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डेटा लेंगे। एग्जैक्ट डेटा लेने के बाद क्या करेंगे, 1/2 यहां है, 1/2 यहां, 1/2 यहां, 1/2 यहां। तो 1/2 अगर 4 बार आया है तो 1/2 में 4 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर 1236 आ जाएगा। ठीक है, आगे आ दो। अगला सवाल हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, इसका राइट आंसर बताओ। ये भी आपके पेपर में आ चुका है, बताइए। 1/20 है, 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है, 1/72 है, 1/90 है, 1/110 है, बताओ 1/132 बताओ। अब ऐसे सवाल को अगर बेसिक करने लग जाओगे कम से कम अपना 10-15 मिनट 20 मिनट गंवा दोगे, लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे। सबका तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। याद रखना कैसे करोगे, ये देखिएगा। जैसे यहां दिया है 1/20, अब 1/20 को लिखने का तरीका क्या है बताओ। 1/20 को क्या 1/20 को लिख सकते हो, यहां इसको देखो, इसको 4 × 5 लिख सकते हो कि नहीं, 4 × 5। इसको लिख सकते हो 5 × 6, 5 × 30, 4 × 5 = 20, 5 × 30। इसको लिख सकते हो 6 × 7 = 42। इसको लिख सकते हो 7 × 8 = 56। इसको लिख सकते हो 8 × 9 = 72। इसको लिख सकते हो 9 × 10 = 90। इसको लिख सकते हो 10 × 11 = 110।
और इसको लिख सकते हो 11 इंटू 12, इसको लिख सकते हो 11 इंटू 12। याद रखना आप सबके फैक्टर, पहला काम तो सबके फैक्टर निकालो, सबसे पहला काम। मैंने कहा जैसे 1/20 है तो 4 पंचे 20 होगा, 4 इंटू 5। अगर 1/30 है तो 5 इंटू 6 कर सकते हो आप। 1/42 है तो 6 इंटू 7 कर सकते हो आप। 1/56 है तो 7 इंटू 8। 72 है तो 8 इंटू 9। 90 है तो 9 इंटू 10। और 110 है तो 10 इंटू 11। और 132 है 11 इंटू 12। जब कभी भी ऐसा भिन्न का सवाल आए तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो हर जगह लगेगा, कभी परेशान मत होना। यहां एक ट्रिक लिख लो, बहुत शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। इसकी ट्रिक हर प्रश्न में लगेगा, दुनिया का कोई प्रश्न उठा लाना आप। यहां क्या करोगे, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1/फर्स्ट 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 माइनस का 1/लास्ट माइनस का 1/लास्ट। ये तरीका है आपका इस सवाल को बनाने का, ये शानदार तरीका। मैंने क्या बताया है जल्दी लिखो तो बताओ, कमेंट करो आप। सर मैराथन कब से होगा? अरे भाई मैराथन करा देंगे, काहे रो रहे हो। आज अभी आपकी 21 तारीख है, 14 दिसंबर को पेपर है। अभी देखा जाए तो 14 दिन वो, और आपका ये लगभग आपका 22-23 दिन बचा है। 22-23 दिन के पहले करा देंगे, काहे परेशान हो। हाँ, पहले पुरानी वीडियो आप पढ़ते नहीं हो। जुलाई में हमने 10 घंटे की मैराथन दिया है, पता है आप लोगों को। जुलाई वाले पेपर में 7 जुलाई का जो पेपर था उसमें 10 घंटे की मैराथन है हमारी, मैथ की, प्राइमरी की, जूनियर की, अलग अलग मैराथन। सारी वीडियो को देख डाला करो, आप देखते ही नहीं हो। करा देंगे, धैर्य रखो आप। अभी बताओ, जैसे यहां लिखा है 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12। अब यहां देखिएगा ये डिफरेंस क्या होता है बताइए। बच्चे कहेंगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब है बच्चे, यहां अंतर बताओ। 11 12 में अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, यहां अंतर 1 का, 1 का और 1 का। यानी नीचे वाली संख्या में अंतर होना चाहिए कितने का? 1 का। क्या हो गया अंतर? 1 का। मतलब 1 डिफरेंस का मतलब 1/1 कर देना यहां से। 1/फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? इस पहले वाले नंबर को लेना है। अगर कहेगा 1/फर्स्ट तो इस पहले वाले नंबर को ले लेना 1/4 माइनस 1/लास्ट। लास्ट वाला नंबर कौन सा लेना होगा? लास्ट वाला नंबर ये 12 वाला लेना है, ये लास्ट वाला नंबर, तो 1/12। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इनसे एलसीएम लोगा 12, 4 3 12, 12 का नम 12, 3 में 1 जाएगा, कितना होगा 2, 2/12 और 2/12 को कैलकुलेट करोगे तो 1/6 आएगा। 1/6 करेक्ट जवाब होगा इसका। कर लोगे 1/6। ठीक है, 1/6 आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल। अब देखिए सेम सेम उसी तरीके का सवाल है, जल्दी जल्दी बताओ कैसे करोगे। जैसे सवाल हमने अभी बताया है वैसे ही सवाल ये वाला भी है, जल्दी जल्दी बताओ कैसे करोगे। अब बताओ, फास्ट कमेंट करो आप। इधर देखिएगा 16 16 19 में अंतर देखो, 16 19 में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। यहां अंतर देखो 3 का, 7 और 10 में। यहां अंतर देखो 3 का आ रहा है, और इसी तरीके से सब में अंतर। यहां भी देखो अंतर कितने का आएगा? 3 का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या किया जाए। बिल्कुल वही ट्रिक लगाओ जो अभी बताया मैंने, इसकी शानदार ट्रिक मैंने अभी बताया है। फास्ट कमेंट करो जल्दी जल्दी। 1 डिफरेंस क्या बताया? 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट माइनस 1/लास्ट। ट्रिक लगाओ, सीधा आंसर मिलेगा फास्ट 10 सेकंड के अंदर। मैंने कौन सी ट्रिक बताया? मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू का अंतर ले लो। अब बच्चे कहेंगे सर जी अगर अंतर बराबर ना रहे तो? दुनिया का ऐसा कोई सवाल बना नहीं जिसका अंतर बराबर ना रहे। अगर ऐसा हो जाए तो सवाल गलत हो जाएगा। शुरू में एक आध नंबर का अंतर बराबर नहीं रहेगा, बाकी सबका देगा। वो इसलिए देता है थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, बाकी सब में अंतर बराबर मिलेगा। अब आप ये बताओ, अगर 1 डिफरेंस की बात करेगा तो आप कहोगे सर 1 डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 कर दो आप। 1 फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का मतलब क्या आ रहा है भाई? फर्स्ट का मतलब क्या आ रहा है बताओ? फर्स्ट का मतलब बताओ। यहां 1 आ रहा है, 1, ये देखो 1 आया 1, तो यहां 1 लिख दो माइनस। लास्ट का मतलब देखो, लास्ट कितना आ रहा है? लास्ट का 19। चलिए अब यहां देखिएगा क्या, यहां हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहां देखोगे तो आपका 19 हो जाएगा। 19 माइनस का 1 और ये हो जाएगा। तो यहां से अगर देखोगे तो हो जाएगा 1/3, और यहां 19 में से 1 जाएगा 18/19, 18/19
कैलकुलेट करोगे 3 छंग 18, यहां हो जाएगा 6/19, 6/19 आ रहा है, 6/19, 6/19 देखो सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से देना है जवाब, 6/19 आ गया, करना कुछ नहीं होता, आराम से बना सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मतलब यहां बस अंतर देख लेना कितने का आ रहा है, सब में अंतर 3 का, तो यहां डिफरेंस की जगह आप 1/3 कर देना। 1/फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहले वाले नंबर ले लेना, और लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में ये वाला नंबर ले लेना, ये वाला नंबर। ठीक है, समझ गए? कितने बच्चे हैं जो इस प्रकार के टाइप को कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आ जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, इसका जवाब बताओ क्या है। यहां दिया है 1.36 के ऊपर बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। अगर दिया है 1.36 के ऊपर बार है, किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। अगर दिया है 1.36 के ऊपर बार, किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, बताइएगा। जैसे अगर इसको देखा जाए तो दिया है 1 प्लस, अगर ध्यान से देखना यहां हो जाएगा 1 प्लस 36, 36 के ऊपर यहां दिया है बार, बार का मतलब हो जाएगा 99 से भाग देना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा, 3 गन्नम 3, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और काटना चाहो काट दो, और भी काटना चाहो तो काट दो। 9 से काटो सीधा, 9 से कट जाएगा यार, 9 से काटो सीधा, 9 काटो, 9 चौक 36, 9 से 11 बार, 11 गन्नम 11 4 15 बटे क्या हो जाएगा, 15/11, 15/11 आंसर होगा, 15/11 करेक्ट आंसर होगा, 15/11, 15/11 होगा, 15/11 कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, 15/11 आ रहा है, आ रहा है 15/11, सबका जवाब 15/11 आना चाहिए, 15/11 कर लोगे ना। हाँ, मैंने कहा जितने नंबर के ऊपर बार होगा उसको हटा के 9 से भाग देना होगा। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, एक जैसे था वैसे लिख दिया मैंने, प्लस कर दिया ऐसे। 36 के ऊपर बार था, मैंने अभी बताया जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने 9 से भाग देना। अब यहां 36 के ऊपर बार था, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो यहां 2 बार 9 से भाग देना, ऐसे कर दोगे। अब चलो बताओ, काटेंगे यहां से, 9 चौक 36, 9 कन्नम 9, 9 कन्नम 9, 11 कन्नम 11 4 15, यहां हो जाएगा 15/11, 15/11 करेक्ट जवाब होगा इसका, 15/11 जो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, 15/11। अब ना तो यहां बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, 4/5, 5/6, 6/7, 8/9 में सब कौन सबसे बड़ा भिन्न है। अब यहां देखो 4 दे दिया 4, अब इसमें बोलेगा कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न बताओ। चलिए कैसे करेंगे, यहां दिया है 4/5, ऐसे दिया है 4/5, यहां दिया है आपका 5/6, यहां दिया आपका 6/7, यहां दिया 8/9। चलिए अब यहां देखो 4/5 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, 5/6 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, 6/7 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, यहां देखो अंतर 1 का आ रहा है। मैंने अभी क्या बताया, मैंने कहा अगर अंतर बराबर होता है, मैंने बताया है, नोट करके लिखना चाहो लिख लो, आप नोट करके लिखना चाहो लिख सकते हो आप। यदि अंश और हर का, यदि अंश और हर का, यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो, यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न का मान, यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, और जिस भिन्न का और जिस भिन्न का और जिस भिन्न का और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी, वह छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो याद रखना यदि अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, मैंने बताया क्या
कि मैंने कहा अगर अंश और हर का अंतर बराबर है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो यहां बताइएगा, अगर मैं इन सभी में बच्चों बात करूं तो यहां देखिएगा आंसर इसका क्या आएगा, यहां अंतर बराबर अंतर बराबर अंतर बराबर अंतर बराबर, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, यहां सबसे बड़ी भिन्न। यहां बोला है सबसे बड़ी भिन्न तो क्या होगी, किसका अंश बड़ा है, सबसे बड़ा अंश इसी का तो है, तो यहां 8/9 आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, 8/9 होगा। यहां आंसर क्या होगा, 8/9 हो जाए, ठीक है, 8/9 हो जाए, 8/9 आएगा, 8/9, ठीक है। चलिए बढ़िया, अगला सवाल। और यहां ध्यान से देखना आप, इसने कहा 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, 2/5 4/9, बताइए 2/5 4/9। अब जैसे दिया है 2/5, तो 2/5 को लिख सकते हो 0.40, 0.40। अगर कह देगा 4/9 तो क्या हो जाएगा, 0.9 चौक 36, 9 चौक 36, 44। अब हमें आंसर बताना है जो इनके बीच में आना चाहिए, 0.44 और 0.40 और 0.44, 0.40 और 0.44। यहां दिया है 2/5 4/9 के बीच में भिन्न बताइएगा। अब इन दोनों के बीच में बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। अगर यहां से देखा जाए तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, क्या 3/7 हो सकता है क्या, देखो यहां से 0.80, ये तो हो नहीं सकता, इसको हटाओ। 0.50 ये भी नहीं हो सकता, इसको हटाओ। 2/3 वाला देखो चेक करके बताओ, 3 छंग 18, ये भी नहीं हो सकता, 3/7 होना चाहिए। फिर 3/7 हो रहा है, देखो कैसे, 3/7 की अगर मैं बात करूंगा तो 7 को अगर 3 से आप भाग दे दो, 7 को 3 से भाग, दशमलव लगाओ, 0 उतारो, 7 चौक कितना होगा 28, यहां देखो आप 2 उतरेगा 0, 7 चौक 28। देखो यहां पहली बात तो देखो, यहां 7 दूनी 14, यहां कितना बच रहा है 6 बच रहा है। इसका मतलब यानी अगर मैं इसको भाग दूंगा ना तो 0.42 आएगा, 0.42, यानी इनके बीच में आना चाहिए, तो इनके बीच में यही वैल्यू आएगी हमारी, पहला ऑप्शन। समझ गए ना, कर लोगे, कोई दिक्कत यहां तक सभी को बताएं। आगे देखिएगा, इसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, तुल्य भिन्न का मतलब बताइएगा, तुल्य भिन्न का मतलब बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है बताइए। जिसका हर बराबर होता है वही तुल्य भिन्न कहलाता है। मैंने क्या बताया, जिसका हर बराबर वही तुल्य भिन्न कहलाएगा। इसका हर बराबर है क्या बताइए, इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर नहीं, इसका 3 है इसका 2, तो ये नहीं हो सकता। 4 और 7 इसका भी नहीं हो सकता, 2 और 8 इसका भी नहीं हो सकता। तो भाई यहां देखो 4 और 4 ये बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तुल्य भिन्न का मतलब जिसका बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। नोट करके लिखना चाहो लिख लो, नोट करके लिखना चाहो लिख लो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर बराबर होता है, 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 वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यारे बच्चों तुल्य भिन्न कहलाता है। वो कहलाता है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न कहलाता है, तुल्य भिन्न कहलाता है। वो तुल्य भिन्न क्या होता है, कहलाता है। मैंने कहा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर बराबर होता है वो तुल्य भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना जिसका हर बराबर होगा वही तुल्य भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा जिसका हर बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, तुल्य भिन्न कहलाएगा। अगला सवाल आइए देखते हैं, अब देखिएगा, ठीक है, आइए देखते हैं, आइए। अब देखो ये भी पेपर का सवाल है, हम हर प्रकार का सवाल करा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मान लो अंतर बराबर ना रहे, तो उसको भी बताएंगे, धैर्य रखो आप।
निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? याद रखना बच्चे, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पूछा है सबसे बड़ी भिन्न पहले बताओ और सबसे छोटी भिन्न बताओ। सबसे छोटी भिन्न बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका जवाब दे पाएंगे? ध्यान से देखना आप। 3 में 1 जोड़ोगे 3 और 1 4, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5 और 1 6। सभी भिन्नों में हमने देख लिया तो सबका अंतर बराबर है, सबका अंतर 1 आ रहा है। मैंने कहा अगर सबका अंतर 1 आ रहा है, सबका अंतर 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहला काम सबसे बड़ी भिन्न बताना पड़ेगा। तो एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ, यहां सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न पहले बताओ। सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न हमने बताया है बच्चे कि जिसका, मान लीजिए जैसे कोई भिन्न है, जिस भिन्न का अंश और हर बराबर होता है उस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इनमें अंश किसका? 6/7 का। तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो 6/7 हो जाएगी। कन्फर्म है ना? तो आप ये बताओ। फिर सबसे छोटी भिन्न बताना है, सबसे छोटी भिन्न। फिर बताना है सबसे छोटी भिन्न। फिर बताना है सबसे, फिर बताना है क्या? सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। फिर बताना है क्या? सबसे छोटी भिन्न बताना, सबसे छोटी भिन्न। अब सबसे छोटी भिन्न की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे छोटी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी बताइए? सबसे छोटी भिन्न जिसमें जिसका अंश सबसे छोटा होगा 1/2, तो 1/2 और 6/7, 1/2, 6/7 और 1/2। पेपर में ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? वो ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ये दोनों तो नहीं लगाओगे, लेकिन कुछ बच्चे इतने ज्यादा चालाक होते हैं ना, वो कहेंगे सर ये वाला भी तो सही है। लेकिन आप याद रखना, जैसे सवाल पूछेगा वैसे ही आंसर देना है। इसने कहा सबसे बड़ी पहले बताओ, तो सबसे बड़ी पहले बताओ, और यहां आप सबसे छोटी बताओगे क्या पहले? इसको हटाओ। तो इस वजह से ये ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल बताओ। ठीक, इसका आंसर बताओ। अब देखो यहां अंतर बराबर नहीं है, यहां देखा जाए तो अंतर बराबर नहीं है। कैसे? यहां देखो 1/2, 1/3, 1/4, यहां अंतर बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां 1 का अंतर, यहां 2 का अंतर, यहां 1 का अंतर, यहां 1 का, यहां देखो 2 का अंतर आ गया। जब अंतर बराबर नहीं रहेगा तब कैसे करोगे? ये देख लो आप, उसको भी बता दे रहे हैं। मैंने कहा क्या कि 1/2 को क्या लिख सकते हो बताइएगा? 1/2 को लिख सकते हो 0.5, 0.50 लिख सकते हो आप। मैंने कहा 1/3 को क्या लिख सकते हो? जल्दी जल्दी बताओ। 3 से भाग दे दो, 3 से, 3 त्रिका 9, 0.33 लिख सकते हो आप। ऐसे किया करो मन में कैलकुलेशन। 4/5 को क्या लिख सकते हो आप? 5 8 40, 0.80 लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो अगला नंबर यहां दिया 5/6। 5/6 को क्या लिख सकते हो? 5/6 को बोलो 6 8 48, 6 8 कितना होगा? 48। वहां बचेगा कितना? 2, 6 3 18, 0.83 लिख सकते हो। खत्म। अब जब मैंने 5/6 हो गया, फिर 3/4 चेक कर लो। 3/4 को क्या लिखोगे? 4 7 28, 4 5 20, 75। अब देखो क्या मैंने इसको भाग दिया क्या नहीं दिया? मैं दशमलव में डायरेक्ट चेंज कर दिया इसको, डायरेक्ट मैंने दशमलव में चेंज कर दिया इसको। यहां दशमलव, यहां दशमलव, यहां दशमलव, यहां। अब पूछा सबसे बड़ी भिन्न बताओ। सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न इसमें आप देखो सबसे बड़ा दशमलव क्या है इसका? तो 5/6 हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न। तो अगर मैं सबसे बड़ा की बात करूंगा तो यहां सब में से देखा जाए सबसे बड़ा किसका आ रहा है? 0.83, मतलब 5/6 का आ रहा है। ठीक है, और वहां देखा जाए सबसे छोटा भिन्न की बात किया तो सबसे छोटा देखो क्या आएगा? सबसे छोटा यहां देखोगे सबसे छोटा। अब दशमलव में देख लो सबसे छोटा किसका आ रहा है? 83 80 33 और 35। यहां आएगा 1/3 का, 1/3 का। तो राइट आंसर आएगा क्या? 5/6 1/3, 5/6 1/3 आ रहा है। कर लोगे अब? ये तरीका है सीखने का। ठीक है, आगे आ जाओ अगला सवाल। अब ये सवाल भी पेपर में आपके पूछा गया है। सीटेट में क्या कहना चाह रहा है? इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा? मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन में आपसे कहा गया कि ऐसा कौन सा भिन्न है जिसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 1 मिलेगा। बोला है इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, परिणाम 1 मिलेगा। अब आपके सामने ए है, बी है, सी है, डी है। अब 4 ऑप्शन में आप बताओ किसको जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? बताइए। तो आपको क्या करेंगे? पहले ऑप्शन को आप उठा के चेक करो क्या इसको जोड़ने पर 1 मिलेगा? तो वहां दिया है 3/8। मैंने कहा ठीक है,
यहां दिया आपका 1/4/16, मैंने कहा ठीक है। यहां दिया आपका 1/4, मैंने कहा ठीक है। यहां दिया आपका 1/8, मैंने कहा ठीक है। अब इन सब में देखा जाए तो सबका एलसीएम मैंने क्या ले लिया है, 16। सबका एलसीएम क्या ले लिया है, 16। अब 8 से देखो, 8 दूनी 16, 2 और 2 तिया 6, 6 हो जाएगा। 16 एकन्नम 16, 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा। अब इधर बता दो क्या होगा। 6 4 10, 4 14, 2 16, यहां हो जाएगा 16/16, और 16 को 16 एक बार में काट देगा, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया। फिर यहां मेरे भाई पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, ना तो चौथा। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल पेपर में आया है, पेपर में सीटेट वाले में। ठीक है, तो आप इस प्रकार के सवाल से भी तैयार रहना। आप आगे देखिएगा, आगे वाले में क्या है आगे। अब यहां थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दो, यहां भी थोड़ा ध्यान से देखना है। इन्होंने कहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन से दो समतुल्य जोड़े हैं, समतुल्य जोड़ा बताना है, समतुल्य। क्या दोनों समतुल्य होने चाहिए। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चे गलत कर जाएंगे। समतुल्य की बात कर रहा है। अब देखो कहेगा समतुल्य, अब कहोगे सर जी यहां तो तीनों बराबर आ रहे हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, हम कैसे बता दें कौन सा समतुल्य है। नहीं बता पाओगे आप, तो कैसे करोगे, जल्दी बताओ। आप कहोगे ये तो आसान है सर जी, ना तो ये बराबर होगा, ना तो ये बराबर होगा, ना तो ये बराबर होगा, अगर कोई बराबर होगा तो ये वाला होगा। कैसे बता रहा हूं, जैसे इधर आप देख रहे हो 4/3 लिखा है, 4/3 कहोगे जी सर लिखा है। यहां आपका और लिखा है, कहोगे जी सर और लिखा है। यहां आपको जो 8/6 लिखा है, 8/6, क्या 8/6 को आप काट नहीं सकते। आप 8/6 को तो काट भी सकते हो, और काटोगे तो यहां हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो बराबर आई कि नहीं आई। मैंने कहा अगर वैल्यू बराबर आ जाए, मैंने कहा अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो आंसर लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां डी विकल्प बराबर होगा। क्यों, 4/3 है, 8/6, तो 8/6 को और काट सकते हो आप, और 8/6 को काटोगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 यहां, 4/3 यहां, दोनों वैल्यू बराबर, दोनों वैल्यू बराबर हो गई। यानी इसका मतलब ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी होगा। ये ऑप्शन जाएगा बी वाले के साथ। ठीक है, अगला सवाल बताइए। अब एक सवाल और देखिए क्या कहना चाह रहा है। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दें तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए, बहुत बढ़िया सवाल। मैंने कहा सबसे पहला काम अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो मैंने कहा परिमेय संख्या मान लो। इसने कहा सबसे पहला काम, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 8 ज्यादा है। यहां लिख लो अंश, और यहां लिख लो हर। परिमेय संख्या का हर अंश से 8 ज्यादा है, इसका हर जो होगा वो अंश से 8 ज्यादा है। अगर अंश को x मानेंगे तो इसको होगा x+8। इसने कहा यदि अंश में 17 और हर में 1 बढ़ा दें। देखिएगा अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंश मेरा क्या है, x है। इसने कहा अंश में अगर हम 17 बढ़ा दें, अगर हम अंश में 17 बढ़ा दें और हर में 1 बढ़ा दें, जब हर में 1 बढ़ा देंगे तो x+8+1, और हर में जब 1 बढ़ा देंगे तो मान इसका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यही तो है, कहोगे जी सर। अब आप ये बताओ, यहां अगर आपने 1 बढ़ाया है तो आप चाहो तो यहां डायरेक्ट 9 भी तो लिख सकते हो, डायरेक्ट 9, क्योंकि x+8 है, और अगर मैंने 1 बढ़ाया तो यहां x+9 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। 3 का यहां गुणा कराना चाहो गुणा करा दो, या 2 का गुणा दो, 3 का x में कराओ, यहां हो जाएगा 3x + 9 × 27 बराबर हो जाएगा यहां से 2x + 34। तो यहां 3x में से 2x चला जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा 3x - का 2x बराबर हो जाएगा 34 - का 27। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 7, x बराबर 7 आ गया। अगर x बराबर 7 आ गया, यहां से देखिएगा अगर x बराबर 7 आ गया तो अंश का मान तो 7 आ गया, और हर का मान 7 और 8 15 आ गया। तो यहां जो परिमेय संख्या बनेगी ना, यहां जो हमारी परिमेय संख्या बनेगी वो क्या बनेगी बताइए, 7/15 बनेगी। परिमेय संख्या जो हमारी बनेगी वो 7/15 बनेगी। क्या बनेगी, 7/15। तो यहां परिमेय संख्या जो बनेगी वो 7/15 बन जाएगी। बच्चों को मन में आएगा सर क्या इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे, अगर मान लो इस सवाल को अगर आप पे पेपर में आ गया तो इसको ऑप्शन से कैसे करोगे। मेथड नंबर दूसरा, अगर मान लो आपके मन में आ रहा है गुरुजी इसको ऑप्शन से बताओ कैसे ऑप्शन से करना है, मैंने कहा ऑप्शन नंबर 1 उठा लो। आप अगर चाहो तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, ऑप्शन नंबर 1 उठा लो आप।
यहां दिया आपका 7/15, जो जानकारी देगा सबसे पहला काम उसको लिख लो। 7/15 हमने उठा लिया। इसने कहा अंश को 17 बढ़ा दो, मैंने कहा भाई अंश को सबसे पहला काम अंश को 17 बढ़ा दो, तो 7 + 17 कर दिया हमने बटे। इसने कहा हर को 1 बढ़ा दो, हमने कहा 15 + 1 कर दो। आप सवाल देखते चलना। तो इधर देखोगे 7 7 14 और 1, 7 7 14 के 4 1 1 2 24, 24/16 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइएगा। अगर 24/16 हो गया तो आप बताओ इसको अगर काटना चाहो तो क्या नहीं कटेगा? पहला काम देखिएगा, इसने बोला है 7/15 है। पहला काम देखिएगा, इसने क्या बोला है? इसने कहा अंश में 17 बढ़ा दें और हर को 1 बढ़ा दें, हर को 1 बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा कितना? 7 7 14 के 4 1 1 कर दो, 24/16। इसको काटना चाहो तो 8 3 24 और 8 दूनी 16, 3/2 आया। अब आप ये बताओ, जब आपने अंश में 17 बढ़ाया और हर में 1 बढ़ाया, जब अंश में 17 बढ़ाया हर में 1 बढ़ाया, तो देखो 3/2 आया, आया 3/2। और ये देखो 3/2 यहां भी तो आया। कितने बच्चे हैं जो ऑप्शन से कर लेंगे? हाथ उठाए, ईमानदारी से बताएंगे कितने बच्चे ऑप्शन से कर लेंगे? पेपर में ऑप्शन मेथड लगाना, कभी भी एक्स वाई के चक्कर में मत पढ़ना। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें पढ़ाना है, इस वजह दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ऑप्शन से कितने बच्चे कर लेंगे भाई? ऑप्शन नंबर 20 से कर लेंगे, चलेगा? कर लोगे ना? अगला सवाल इसने कहा क्या देखिएगा, एक भिन्न के अंश में 150% और भिन्न के हर में 300% बढ़ा दिया गया, तो परिणामी भिन्न इतना आ गया, मूल भिन्न बता दो। जल्दी जल्दी करोगे, बढ़िया से देखो बच्चे कर लेने, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिएगा हमने यहां मान लिया कि मूल भिन्न मेरा कितना है, मैंने मान लिया कि मूल भिन्न मेरा जो होगा वो x/y है। मूल भिन्न मेरा कितना? x/y। देखिएगा ध्यान से, x। अब बताओ, अगर 150% हमने बढ़ाया, याद रखना दुनिया में अगर कोई भी चीज 100% बढ़ गई तो 200% होगी। आपके पास ये मानकर चलना कि हमारे पास 100% हमेशा पैसा रहता है। अगर 100% हमारे पास है या आपके पास है, दुनिया में हर व्यक्ति के पास 100% पैसा है। अगर 100% में अगर कोई 200% दे दिया तो 300 बनेगा। यहां 150% अगर बढ़ाएगा तो 100% हमारे पास ऑलरेडी है और 150 ही है, तो कितना हो जाएगा? 250%। 250% होगा बटे हर क्या हो गया? वाई हो गया। हर में देखो आप, अगर हर में 300% बढ़ाया तो मैंने कहा हमारे पास, आपके पास, दुनिया में हर व्यक्ति के पास 100% पैसा है और 100% हमारे पास और 300% इसके पास, तो 400% हो गया। तो यहां क्या कर दोगे? 400%। और ये मान किसके बराबर दिया? मान दिया 5/18 के बराबर। खत्म सवाल। देखो यहां से परसेंटेज आप खत्म कर दो, आप 0 से 0 खत्म कर दो, आप 5 से काटो 5 बार कर दो, कर दोगे? चलिए 5 से काटो 8 बार कर दो। चलिए यहां से हो जाएगा कितना? 18x बराबर 8y। 18x बराबर 8y। तो यहां से देखोगे x/y की अगर मैं बात करूंगा तो 18 बटे आप क्या करोगे? 8 कर दो। ठीक है, तो यहां करोगे आपका 2 चौक 8, 2 9 18, 4/9 करेक्ट जवाब होगा। 4/9 आएगा इसका। इसका आंसर जो आएगा वो 4/9, ना तो बी आएगा, ना तो सी, ना तो डी। एक बार बताइए सभी साथी, कर लोगे? ठीक है। अब कोई डाउट अगर किसी बच्चे को है तो मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो आप। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, 4/9। उसके बाद फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान रखना, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आपको बता दे रहा हूं कि फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। इस मॉक टेस्ट को जरूर आप कर जाइए और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप क्या करोगे? प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लोगे। प्ले स्टोर से अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो यहां आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। जितने भी साथी जुड़े हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपका टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी ऐप पर डाउनलोड कर लेना। यहाँ सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल दी गई है। तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बताइए एक बार। आज हमने आपको 2 टॉपिक क्लियर कर दिया। आज मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। सर मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन को करवा दीजिएगा। करवा देंगे भाई, करवा देंगे। मजा आया ना? चलिए इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहो। 4-5 टॉपिक आपके पढ़ा दिए हैं और धीरे धीरे सीटेट में सारे टॉपिक हम पढ़ा देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत मत लेना।
धीरे धीरे सारे टॉपिक करा देंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जहां डरते हो आप सारे टॉपिक धीरे धीरे करा देंगे। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या मत लेना, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बार वीडियो को लाइक कर देना और हर एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।